कभी कभी आपको ये ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप बचपन से आंख गड़ाए बैठे हो, बचपन से आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें अगर आपका नहीं हुआ, भले ही आप दुनिया में सब चीज मिल जाए, लेकिन वहां वो न मिलने का गम हमेशा रहेगा। एयरपोर्ट से उतरते ही कहाँ लेकर गए थे पहले? साफ सफाई करने के लिए। अभी अनुभव सिन्हा ने माफी मांगी कि मैं खुद स्कॉच पीता था, तुम लोगों को देता था तो दो देता था, वरना ओल्ड मॉन्क देता था। बिहारी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, जब मैं बिहारी बोलूंगा तो इसका मतलब सिर्फ बिहार प्रदेश नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा यूपी भी है, थोड़ा सा झारखंड भी है। बिहारी एक मानसिकता है, हाँ, वो थोड़ा अड़ियल होता है। प्यार करता है तो मतलब बोलिएगा तो कलेजा ऐसा रीली फाड़ के निकाल के दे देगा, ये रखो कलेजा, हम जा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप का अड्डा है। अड्डे पर 3 मेहमान देश की 3 सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पास आउट अनुभव सिन्हा, जो कि डायरेक्टर भी हैं, राइटर हैं और शेफ हैं, फिटनेस फ्रीक हैं और अच्छे इंसान पर इनका दावा लगातार पुख्ता होता जा रहा है। नागरिक हैं, काफी जरूरी है ये कहना। दूसरे मेहमान दिल्ली यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए मनोज वाजपेयी जी, जो एक्टर कितने अच्छे हैं इसकी साखी लल्लन टॉप का हर दर्शक दे सकता है। खुलकर कितना बात करते हैं, कितने भावुक व्यक्ति हैं। जिन्होंने पिछले पुराने इंटरव्यू देखे हैं, खासतौर पर द फैमिली मैन के दौरान जो बातचीत हुई, और वो एक प्रसंग जब ये जीप में बैठकर जा रहे हैं, वहां से बाबूजी हाथ हिला रहे हैं, यहाँ से ये, और दोनों को पता है कि अब ये लौटना नहीं है। तो ऐसे मनोज वाजपेयी। और तीसरे हैं देश की सबसे प्रतिष्ठित, एएमयू और डीयू से थोड़ी ज्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जेएनयू से पढ़े हुए डॉक्टर सागर, जो कि गीतकार हैं। और मैं आपका होस्ट, मैं भी जेएनयू से पढ़ा हूं, तो हम दो हैं। और आज का जो अड्डा है उसका प्रसंग ये है कि एक बहुत ही झांफाड़ गाना आ रहा है, एकदम चिकोलाइट गाना है। और कई लोगों को लगता है कि इस तरह के चिकोलाइट गाने, कूल गाने सिर्फ ताकत की भाषाओं में ही बन सकते हैं। वो कभी पंजाबी होती है, प्राय हिंदी होती है और सबसे ज्यादा अंग्रेजी होती है। लेकिन एक गाना आया है जो भोजपुरी में है और नॉन भोजपुरी वालों को भी बहुत कूल लग रहा है। और उसके बोल हैं मुंबई में काबा। ये टी सीरीज से गाना रिलीज होगा। आज 8 सितंबर है जब हम ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये गाना अनुभव दादा 9 सितंबर को आएगा मेरे ख्याल से। मेरी टीम ने ऐसा बोला, मोस्ट प्रॉब्ली कल आएगा। अच्छा, 9 को आएगा, 10 को आएगा, जब भी आएगा। गाने को लिखा है डॉक्टर सागर ने, गाया है मशहूर गायक मनोज वाजपेयी ने। इतना बड़ा बोझ मत डालिए। और डायरेक्ट किया है मशहूर म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने। ये बात तो मैं खुद भूल गया था। हाँ। अच्छा मनोज भैया, ये बताइए कि आप एक दिल्ली में प्ले कर रहे थे और ये दिल्ली में नौकरी कर रहे थे कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाली, तो मुलाकात कैसे हो गई आप लोगों की? नहीं, ये वहां पे वीरेंद्र सक्सेना, बीरू भाई हमारे सीनियर थे। हाँ। ये जो भी बाहर से आता था ज्यादातर उनके ही कमरे में पाया जाता था और उनके आसपास घूमता रहता था। बीरू भाई ऐसे थे जो एओमी में जा चुके थे, इन लोगों के साथ काम कर चुके थे। उसके बाद अनुभव आया था मंडी हाउस, फिर अनुभव से मिलना हुआ धीरे धीरे। मैं प्ले डाइट भी कर रहा था YMCA के लिए। उस प्ले का नाम मुझे अभी भी याद है, दंगा 89, जो दिल्ली में एक दंगा हुआ था, राइट अनुभव? उसके ऊपर जो है एक हमने प्ले इम्प्रोवाइज किया था। तो एक वर्कशॉप में, हाँ, एक वर्कशॉप में हमने प्ले बनाया था। और अनुभव उससे, उस पूरे प्रोसेस से जुड़ा, बिकॉज अनुभव की इच्छा थी ये पूरे क्रिएटिव प्रोसेस से जुड़ने की। और तब तक जान पहचान भी अच्छी खासी हो गई थी, हमारे कमरे में आना जाना भी हो गया था काफी। तो अनुभव ने उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट में बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। वहां से हम लोगों की जो है, हाँ, E65 जो है रेलवे कॉलोनी थी हमारी, मंडी हाउस के पीछे रेलवे कॉलोनी, अगर आपको पता है, ITO के पास। तो वहां पे रहते थे हम लोग और वहां पे अनुभव पूरे दिन ही पाया जाता था।
दोस्ती बड़ी गाढ़ी हो गई। एक तो ये पढ़ा लिखा, अच्छी बातें करना, और इंजीनियर तो था ही, तो और साहित्य पे अच्छी पकड़ थी। उर्दू उर्दू पे इसकी काफी, उर्दू से लेके काफी फैसिनेशन था। तो हम लोगों की बातचीत में जो भी हम बातचीत करते थे उसमें अनुभव की भागीदारी उतनी ही बड़ी होती थी। तो धीरे धीरे प्रगाढ़ होता गया रिश्ता। फिर विमल वर्मा के दो भाई थे, गुड्डा, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो और ये काफी घूमते थे साथ में। तो ऐसे हम लोगों का पूरा रिश्ता मंडी हाउस के समय से, थिएटर के समय से रहा। अच्छा, एक रिश्ता तो ये हो गया। दूसरा रिश्ता हो गया जब अनुभव मुंबई चले गए, पंकज पाराशर को असिस्ट करने लगे, जी। आपको मृत्यु दंड के लिए कॉल आ गया था, और फिर आपको अनुभव का कॉल आता है कि तुम मुंबई आ जाओ। मैं चाहता हूँ कि दादा आप दोनों लोग को बातचीत बताएं। नहीं, मेरा मृत्युदंड में हुआ, मतलब वो बातचीत हुई थी प्रकाश जी से। हाँ, जब दिल्ली आए थे, मैंने बैंडिट क्वीन अश्विनी अभी चौधरी का खत्म। कॉल आया था आपके पास। जी, अश्विनी चौधरी ने मुझे स्क्रिप्ट दी थी, और फिर वो फिल्म हो नहीं पाई प्रकाश जी के साथ मेरे। लेकिन अनुभव का बीच में कॉल आ गया मुझे कि तुमको मुंबई आना है और टिकट भेज रहे हैं हवाई जहाज का। और हवाई जहाज में मैं बरसों से नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसके पहले मैं फ्रांस गया था अपने थिएटर के लिए, तब मैं हवाई जहाज में चढ़ा था। उसके बाद हवाई जहाज में कभी नहीं चढ़ा था मैं। तो इसने कहा कि मोदी लुफ्त का टिकट तुम करा के आ जाओ, यहाँ रीएम्बर्स कर देंगे। राइट अनुभव? हाँ, यहाँ किसी तरह से पैसे का जुगाड़ करो, टिकट लो और आ जाओ, पैसा यहाँ मिल जाएगा तुमको हम उतरते के साथ ही। रातों रात आना था, मतलब ऐसा नहीं था और कि रातों परसों रात, हाँ हाँ, मतलब किसी तरीके से पैसे का इंतजाम करके मैं भागा था। जिसने कहा कि एक सीरीज में मेन रोल के लिए तेरा यहाँ ट्राई करना है, आजा तेरे लिए बात की है। तो अनुभव ने बुलवाया था, पंकज पराशर जी से जो है मेरा नाम सजेस्ट किया था। वो बम्बई मेरा अचानक आना हुआ, जबकि हम सोच रहे थे कि हम जाएंगे, बॉम्बे चले जाएंगे, लेकिन ये अचानक से एक बम्बई आना हुआ मेरा, वो अनुभव के कारण हुआ था। और अब अनुभव दादा बताएंगे कि एयरपोर्ट से उतरते ही कहाँ लेकर गए थे पहले। साफ सफाई करने के लिए। कहाँ ले गए थे? भाई हम लोग, मतलब जब मैं बम्बई आया था इन लोगों से थोड़ा पहले, तो मैं जब जिस हालत में छोड़ के आया था उसमें ऐसे रोज खाना मिल जाए वही बड़ी बात होती थी। तो आदमी सूखा रहता था, उसके शरीर में गोश्त नहीं होता था, चेहरे पे चमक नहीं होती थी, और यहाँ बुलाया था ऐसे एक सीरियल में हीरो के लिए जो पंकज पराशर डायरेक्ट करेंगे। और पंकज पराशर ग्लैमर की दुनिया के आदमी। तो जब इसको देखा मैंने तो मेरी तो जान निकल गई। मैंने कहा यार ये तो हीरो लग ही नहीं सकता बेचारा, ये तो बहुत तकलीफ में। भूखा अच्छा, हुआ। उस जमाने में मनोज कम कमा रहा था, हालांकि बैंडिट क्वीन शायद कर चुका था। हाँ, कर चुके थे हाँ, ना, बैंडिट क्वीन कर चुका था मैं। कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद बहुत कमजोर, सूखा। तो रात को पता नहीं 11-12 बजे करीब बड़ी मुश्किल से एक स्पा ढूंढा गया। अच्छा, हम भी कोई ऐसे 5 स्टार होटलों में जाने वाले आदमी नहीं थे उस समय तक, असिस्टेंट ही थे, पर हमारे पास एक रेगुलर इनकम थी। हर महीने हमारे पास पैसा आता था, 6,000 रुपया कमाते थे महीने में। तो इसको लेके एक स्पा में गया था मैं, 7 बंगले में, मुझे अभी भी याद है। अब तो वहां स्पा नहीं है, लेकिन तो रात को इसका फेशियल कराया गया। कैसे कुछ कुछ तो चेहरे में क्रीम जाए, रौनक आई, कुछ निकल के रौनक बाहर आए। तो उसका सब कराया गया, और अगले दिन सुबह लेके गया मनोज। मतलब वो फाइनल ही था कि ये कर रहा है। तो लेके गया तो मनोज मिला पंकज से, फिर हम लोगों ने 1-2 एपिसोड शूट किया। उसके बाद पंकज ने मनोज को निकाल दिया। इसको एक्टिंग नहीं आती। बहुत गुस्सा होते हैं, तुझसे बहुत गुस्सा होंगे अभी वो सुनेंगे तो। हम उस पर लेकिन मैं अभी बता दूं, ताकि पंकज को जब ये इंटरव्यू देखे तो उनको बुरा नहीं लगे। उन्होंने एक ऐड भी दिया था मुझे। नहीं, मतलब उस जमाने में क्या होता है यार। बाद में तो मनोज भैया आपने एक फिल्म भी की थी ना ईशा कोप्पिकर के साथ। जी 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 जी, बहुत साल बाद। जी, मतलब उस जमाने में ऐसा होता है। मैंने को उस दिन मुझे मैं शाहिद का नहीं, सॉरी, अलीगढ़ का ट्रायल देख रहा था, नवाज बैठा था मेरे बराबर में जी। तो बोला मैं आपके साथ पहला काम किया हूँ, आपको याद है? मैंने कहा नहीं। हाँ। तो सी हॉक्स में नवाज था और वो ओमपुरी के साथ 3-4 दिन का कुछ काम था।
अब वो उसको नवाज को दिया था छोटा रोल उस समय, ना हमको उतनी समझ थी, ना तो आप लोगों को इतना प्रेजेंटेशन वगैरह आता था। नहीं आता एक्टिंग था आती बिल्कुल। थी, हाँ। इन लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं आता था, जो बम्बई का प्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा खोल के बताइए ये चीज। क्या होता है कि झूठ की दुनिया है ना, इन द सेंस के हम पर्दे पे झूठ बोलते हैं ना आपसे कि एक राजा था, वो राजा थोड़ी है, वो तो यारी रोड पे रहता है। तो हर चीज को, अपने आप को भी प्रेजेंट करने का एक सलीका होता है, कब आपको किस कदर खुल जाना है, कब आपको थोड़ा हाँ बंद हो जाना है। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल सब बिल्कुल। हम लोग यूपी बिहार के लोग ऐसा ही है, हमारा तो इसने बा, तो हम लोग ऐसे चले जाते हैं। वो सही नहीं है। वो आपके अपने ड्राइंग रूम में कहने के लिए इंटरेस्टिंग बात हो सकती है, लेकिन जब आप एक लीड एक्टर है ना, जब आप इतने सारे लोगों को आपके ऊपर ये विश्वास करना है कि ये पूरी कहानी मैं इस इंसान के थ्रू कहने जा रहा हूँ, तो वो इंसान उतना इंप्रेसिव लगना चाहिए। और वो काम जो ज्यादातर जो वो एक्टर होते हैं ना, जो नए आए होते हैं छोटे शहरों से, वो ये चीज सीखने में उनको महीनों, कई बार सालों लग जाते हैं, और कई बार तो नहीं ही सीख पाते। तो मनोज की भी उस ऐसा नहीं था कि मनोज खराब एक्टर था उस समय, या मनोज मतलब वो कहानी नहीं कह सकता था जो पंकज कहना चाह रहा था। वो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर उतना कॉन्फिडेंस, वो शायद मनोज को पैदा करना नहीं आता था कि नहीं चलो आता था ना, बिल्कुल। चलो ना, अभी चलते हैं 1 2 एपिसोड 3 एपिसोड, देखो ना मैं क्या करता हूँ। वो राइट। कॉन्फिडेंस वो नहीं क्रिएट कर पाया, और ये चीज मनोज ने सीखी होगी। वो पहली बार मनोज ही निकाले गए थे, मनोज को तो क्या सही ने भी निकाला था, तो सही नहीं परांजपे ने भी निकाला। नहीं नहीं, बहुत सारे काम, छोटे बड़े सब, बहुत सारे काम। आदमी जो है, एक कॉन्फिडेंस की कमी तो हमेशा से रही थी, कि हम अचानक से बड़े शहर में आए थे, और हम अपने आप को हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। तो उस चक्कर में क्या होता था कि अगला जो है, वो वो समझ नहीं पाता था कि आप बुरे हैं कि अच्छे हैं। और हमेशा कहता हूं मैं कि जब आप मुंबई शहर आते हैं, तो आप भले ही 10 साल थिएटर करके आए हो, या अभी 10 दिन हुआ हो आपको गांव से आए हुए, और पहली बार आपने सोचा हो कि एक्टिंग करना है, आप एक ही कतार में होते हैं। क्योंकि डायरेक्टर को पता नहीं होता है कि आप दोनों में की काबिलियत में फर्क क्या है। तो उसमें डायरेक्टर्स की भी गलती, अब हमेशा मैं उस समय भी मैं समझता था कि डायरेक्टर्स की गलती नहीं है, बस मुझे एक काम मिलना चाहिए, एक काम ऐसा मिले जिसमें मैं बता पाऊं कि मेरी काबिलियत क्या है, और मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पाऊं। चलिए उन काबिलियतों की कहानी पर आएंगे। डॉक्टर सागर, तीसरे प्रवासी जो मुंबई पहुंचे, इस गाने से भी जुड़े हैं बतौर गीतकार। आप कब पहुंचे मुंबई? एक तो पहुंचे पंकज पाराशर के एडी बने, उसके बाद सीरियल डायरेक्ट करने लगे, दूसरे एक्टिंग करने लगे। आप कब पहुंचे जेएनयू से पढ़ के? जेएनयू से मैं 2009 में पीएचडी मैंने पूरी की, और पूरी करने के बाद मेरा तो लक्ष्य ही था कि फिल्म इंडस्ट्री में आना है गीत लिखने के लिए, लेकिन कोई रास्ता मिल नहीं रहा था। तो मैं टी सीरीज पहुंचा, नोएडा जाते थे एग्जाम देने, उधर कुछ कुछ एग्जाम देने यूपी के जाते थे, तो फिल्म सिटी लिखा रहता था, तो सोचते थे यहाँ क्या होता होगा। फिर एक अपना वो हिमांशु गौतम वहां थे उस समय, हमारे 1 साल जूनियर थे, उधर नोएडा के सिटी मजिस्ट्रेट थे। मैंने उनसे कहा भाई पता लगा वहाँ फिल्म सिटी में क्या होता है, हमें भी वहाँ जरा ले चलो एक बार। तो मैं वहाँ पे गया फिल्म सिटी में, टी सीरीज में मैं पहुंचा, तो वहाँ भोजपुरी के काम चल रहे थे, और वहाँ एक फिल्म बन रही थी गंगा किनारे प्यार पुकारे, जिसके निर्माता थे शाहिद शम्स। तो उसमें मुझे पहला गाना लिखने को मिला, और इस तरह से कुल मुझे 3 गाने डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने दिए, और उदित नारायण ने उस समय गाया था। शुरू शुरू में तब मैं जेएनयू में ही था, वो 2009 का ही टाइम था। और मुंबई आने का अकेला मैं थोड़ा अकेले घूमना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे कोई न कोई साथी चाहिए होता है। तो कोई जेएनयू से कोई तैयारी नहीं था कि वो सिनेमा में आए। साथ पढ़ते हुए सब नौकरियों में चले गए, और मैं अकेला होता चला गया। फिर जैसे तैसे करते हुए किसी तरह से मैं मुंबई आ गया, और 2011 में मैं आया, और अशोक तंवर के परिचित थे बिपिन पटवा। वो बिपिन पटवा म्यूजिक डायरेक्टर उस समय
कांग्रेस के लिए गाने करते थे पार्टी के लिए। तो अशोक तंवर से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि आप मुंबई जाओ और मेरा दोस्त है विपिन पटवा, उससे मिलो। तो मैं बॉम्बे आया और उनसे मुलाकात की और पहला वही इन्फिनिटी मॉल यहाँ का मशहूर है जहाँ सारे स्ट्रगलर्स उधर ही चक्कर काटते हैं, मैं भी उसी तरफ था, आदर्श नगर इन्फिनिटी के रेंज में। और वहीं पर मुलाकात हुई और हमारी छोटी छोटी फिल्मों से मेरी शुरुआत हुई। भोजपुरी फिल्मों में मैं करना चाहता था क्योंकि जब मैं जाना कि मजरू साहब और शैलेंद्र के इतने मधुर गीत हैं भोजपुरी में, तो मैं मान के चला था कि भोजपुरी और हिंदी में दोनों में बैलेंस बना के चलूंगा और अच्छे से काम करना है, भोजपुरी को छोड़ना नहीं है। भोजपुरी कविताएं लिखता ही था, मतलब जेएनयू के दिनों तक, पीएचडी तक तो भोजपुरी ही लिखी। पहली बार मुंबई में आके हिंदी गीत लिखे, बचपन से लेके जेएनयू के दिनों तक मैंने भोजपुरी ही गीत लिखे थे। अच्छा, ये तो आपने तो जैसे पता चला भोजपुरी कि की उस तक का मेरा है। आपने भोजपुरी की कहानी बताई। मनोज भैया, एक कहानी आपकी भी है कि आप हिंदी और भोजपुरी वालों से थोड़ा सा दूर रहते थे दिल्ली में अंग्रेजी दुरुस्त करने के लिए। देखिए, जब मैं दिल्ली शहर आया था या मुंबई शहर में, एक अपनी बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए और अपनी एक रौब दिखाने के लिए कि आपके अंदर में कुछ काबिलियत है, तो उसके लिए अंग्रेजी की बड़ी जरूरत पड़ती थी। और उसका बोलबाला सबसे ज्यादा शुरू हुआ था, मुझे अभी भी याद है, शायद अनुभव इस बात को मैं सहमति देंगे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के आने के बाद खास करके एक अजीब तरीके का यहाँ पे शुरू हुआ था अंग्रेजी को लेकर के। और दिल्ली में भी मैं देखता था कि उस समय अंग्रेजी जो है एक एलीट समुदाय की भाषा हुआ करती थी। वो साउथ दिल्ली के लोग ही ज्यादातर वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में उनकी बातचीत होती थी या वो अंग्रेजी उनका चलन था। तो अंग्रेजी का एक वर्चस्व हुआ करता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेजी मुझे ढंग से बोलनी समझनी नहीं आएगी, पढ़नी नहीं आएगी, तो मुझे वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेजी मेरे लिए भाषा ना हो करके एक स्किल हो गया था। मैं इस बात को समझ चुका था कि अंग्रेजी अभी स्किल है और इस स्किल को मुझे सीखना है किसी भी हालत में, ताकि जब भी इसका इस्तेमाल करना हो मैं इस्तेमाल कर पाऊं। और उसके लिए बहुत ही आवश्यक था कि मैं अपने जो मेरे दोस्त थे जो हिंदी भाषी थे या भोजपुरी भाषी थे, उन भोजपुरी भाषी थे, मैं उनसे थोड़ा दूर रहूं। क्योंकि जब भी मैं उनसे बात कर हम लोग बात ही फिर हिंदी या भोजपुरी में करते थे, प्रैक्टिस हमारी हो नहीं पाती थी अंग्रेजी बोलने की। तो फिर मैंने नाइजीरिया के और कीनिया के कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा मैंने, और मैंने उनसे दोस्ती की, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये मुझे जज नहीं करेंगे मेरे गलत बोलने पे। और उनके साथ मैं लगातार भटकता था और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता था और वो भी अपनी बात रखते थे। और हम लोग 3 साल तक मैं उनके साथ अलग अलग जगहों पे विचरता रहा। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि अंग्रेजी बोलने को लेकर के, समझने को लेकर के मेरी फ्लुएंसी बहुत बढ़ गई। बहुत अच्छा मैं बहुत ही फ्लुएंट हो गया उन नाइजीरिया के और कीनिया के दोस्तों के कारण। मेरी अंग्रेजी जो है कम से कम फ्लुएंट बहुत हो गई थी। बाकी मैंने जो मेहनत की अपनी अंग्रेजी पे, वो अलग बात है। एक दिन आपको एक फोन आया था आपके दोस्त का, बहुत गर्व महसूस कर रहे थे, अफसोस कर रहे थे कि हम कॉमिक रिलीफ के लिए तुमको बुलाते थे और अंग्रेजी बुलवाते थे। मैं चाहता हूँ आप वो प्रसंग बताएं। हाँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो जो मेरे रूममेट्स थे, 2-3 कमरे थे वहां पे, अलग अलग हर कमरे में 2-3 लड़के रहते थे। तो मुझसे अंग्रेजी बुलवाते थे सब, और वो सब अंग्रेजी बोलने वाले सब लड़के थे। तो अंग्रेजी में मैं उनको बोलते रहता था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि और वो सब हंसते रहते थे, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी बोलता जाता था। एक तरीके से परफॉर्मेंस भी होता था मेरे लिए उनके सामने, और वो सब हंस हंस के लोटपोट होते थे। और फिर उसका फोन आया था मुझे कुछ साल पहले। तो उसने कहा कि यार मुझे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है यार, कि हम लोग तुमको कॉमिक रिलीफ के लिए तुमसे अंग्रेजी बुलवाते थे, और आज तुम्हारी अंग्रेजी की वोकैबुलरी और फ्लुएंसी इतनी कमाल हो गई है कि मतलब अपने आप पे अफसोस होता है कि हम ऐसा क्यों करते थे।
लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे और उनके लिए परफॉर्म करना और उनको हंसाना, या मेरी किसी बात से उनको हंसी आ रही है, या लेकिन मेरा फायदा बहुत हुआ उसके कारण। उनको हंसाने के चक्कर में मेरा फायदा बहुत होता था, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी बढ़ती जा रही थी। अच्छा, जैसे उन्होंने माफी मांगी, कभी अनुभव सिन्हा ने माफी मांगी कि मैं खुद स्कॉच पीता था, तुम लोगों को देता था तो 2 देता था, वरना ओल्ड मॉन्क देता था? अनुभव सिन्हा बदमाश है, ये थोड़ा सा एलीट है, ये थोड़ा नॉटी हूँ। थोड़ा इसका थोड़ा इसका एस्पिरेशनल है ये, इस मामले में एलीट एस्पिरेशन है इसका, और शुरू से रहा है इसका। अच्छा, हाँ, शुरू से इसका एक एलीट एस्पिरेशन रहा है। अच्छी विस्की हो, अच्छा सोफा हो, अभी देखिए उसका फ्रेम भी देखिए आप, वो जब तक वो लैंप पोस्ट भी दिखेगा, वो सब कुछ फ्रेम भी आपको, एवरीथिंग, हर चीज जो है उसमें एक एलीट एस्पिरेशन इसका रहता है। तो विच इज क्वाइट कमेंडेबल। मुझे वो अच्छा लगता है इस चीज को देखना कि एस्पिरेशन है बंदे का और अच्छी चीजों को लेकर के है। गुड थिंग्स ऑफ लाइफ। आपको थोड़ा गुड थिंग्स। अनुभव दादा ऐसी राहत नहीं लग रही कि बिना मोतिहारी और बनारसी टोर में आए मनोज दादा ने सब तारीफ कर दी, अच्छा कर दिया? फिर आप लोग इंस्टाग्राम पे तो इतना पेले रहते हो, लगता है सामने होते तो लट्ठी चटक जाते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना, जो लोग यूपी बिहार में नहीं है, हम लोग प्रेम का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग है। यूपी बिहार में प्रेम का एक्सप्रेशन थोड़ा अलग होता है। मुझे याद है कि मैं पहले जब नया नया डायरेक्टर बना था, तो सेट पे ना किसी के ऊपर अचानक मुझे प्यार आ जाए तो मैं पीठ पे ढम करके एक हाथ मार देता था। तो पहला पुरुष मैं देखता नहीं था। ये हमारी तरफ का वो है कि भाई एक प्यार जताने का तरीका, धौल जमाना। प्यार है। हाँ, वो एक दिन मैंने, एक लड़की थी, मतलब है अभी भी दोस्त है बड़ी अच्छी, मैंने उसकी पीठ पे ऐसे प्यार से मार दिया। मैंने उसके पीठ पे मारा और उसकी आंख से आंसू निकले। अनुभव जी कितना जोर से, सब बड़ी, अरे मैंने उस दिन बड़ा मुझे तकलीफ हुई। मैंने कहा यार मैंने किसी को चोट पहुंचा दी। तो ये हम लोगों का, तो फिर मैंने छोड़ दिया पीठ पे धौल मारना। लेकिन ये हम लोग का ऐसा प्यार जताने, जब किसी के साथ बदतमीजी करते हैं ना, ये या तो हो सकता है यूपी बिहार का, या ये मेरा किरदार है कि अगर मैं थोड़ी सी आपके साथ इनफॉर्मल, एट टाइम्स रूड बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं आपको प्यार कर रहा हूं। ये मेरा है, ये मेरा है कि यूपी बिहार का है मनोज? यूपी बिहार का है ये। हाँ। अब एक दूसरे का मजाक उड़ाना, एक दूसरे को जितना तंज करना, ये एक वातावरण है। का हो, आज तो बड़ा अमिताभ बच्चन भाई, बड़ा अच्छा कपड़ा पहन के आदमी निकला, आज तो बड़ा जितेंद्र लगाता रहो। तो जैसे ही आप घुमा अच्छे के कपड़े, टेढ़ा करके बोलते हाँ, हैं। अच्छे जैसे ही आप पहन के निकले, वैसे ही उसने पानी कर दिया आपको। तो ये एक माहौल है और एक कायदा है वहां का। आपको ऐसी सी बातें सुनेंगे, और कभी कभी तो किसी किसी बात पे आपको ऐसा लगेगा जैसे कि बंटवारा हो जाएगा। ऐसी बहस भी होती है, राजनीतिक कोई बातचीत हो रही हो, ऐसी बहस हो रही होती है जैसे आपको लगेगा कि इस घर के अंदर बंटवारा अभी के अभी हो जाएगा। ये बहस खत्म होगी और बंटवारा। लेकिन वो माहौल है, वहां पे लोग इतने ही अपने आप को पूरे दिल खोल करके चीजों को सामने रखते हैं, और उसमें फॉर्मेलिटी का कोई जगह अंश नहीं कम है। रहती है। हाँ, हाँ, दोस्तों में फॉर्मेलिटी का अंश कम है। ऐसी ही बहस हो रही थी इस गाने को ऑफर किए जाने के ठीक पहले। हाँ, हाँ। ऐसी ही बहस हो रही थी और बहुत भयानक बहस हो रही थी। किस बात पे? नहीं, किसी सिंगर को लेकर के। मैं कह रहा था कि बहुत ही बढ़िया सिंगर है। कौन, नाम बताइए। नहीं 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 नहीं, ये मत कीजिए। अरे आप तो बढ़िया कह रहे थे, तो आप नाम ले सकते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा था वो इम्पोर्टेंट है, इसके बाद। हाँ, तो ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे उसकी सामाजिक और राजनीतिक सोच से दिक्कत है। तो मैंने कहा यार, वो सामाजिक और राजनीतिक सोच उसके प्रतिभा को बदल नहीं सकता है। जो प्रतिभा है वो है, मुझे वो उसके जैसा रेंज मुझे बहुत ही कम दिखाई देता है। तो इस पे बहस हो रही थी। फिर उसके बाद बहस बढ़ते बढ़ते जो है, इसने कहा कि देखो ये होता है, ये डॉक्टर सागर का इसने मुझे कविता भेजी, ये बताओ पढ़ के। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया है। तो फिर उसका आया, तुम गाओगे, तुम इसको तुरंत गाओ। तुरंत तुरंत लिख दी। हाँ, तुरंत लिखा।
अब एक सेकंड के लिए मैं सकते में आ गया, लेकिन चूंकि गाना इतना बढ़िया था और मैं जानता था कि अनुभव जो है तो अग्रेसिव है चीजों को लेकर के, बहुत ही अग्रेसिव है, जिस चीज में कन्विक्शन होता है इसका, तो मुझे पता था कि ये गाना अगर हमने पुल ऑफ कर दिया तो ये अनुभव जो है इसका किसी न किसी मकाम तक जरूर इसको लेके जाएगा, अपने जो इसका नेचर है। तो पहला तो मैं कहूंगा कि वो जो लिखाई थी डॉक्टर सागर की, मुझे लगता नहीं है कि माइग्रेंट जो भी है, चाहे वो अमेरिका में है, चेन्नई में है, या फिर कीनिया में है, ऑस्ट्रेलिया में, माइग्रेंट जहां भी है, वो इस गाने से बिल्कुल रिलेट करेगा, क्योंकि माइग्रेंट की कहानी है। वो आदमी हर चीज, सारा ऐशो आराम, सारे संबंध, हर चीज जो सबसे ज्यादा जीने के लिए जरूरी होती है, अनुभव, डॉक्टर सागर आप मेरी बात से सहमत रखते हैं तो बताइएगा कि जितनी ज्यादा जो भी चीजें इमोशनल, भावनात्मक, राजनीतिक, सामाजिक, जो भी चीजें जरूरी होती हैं, वो हर चीज का त्याग करके वो दूसरे शहर में जाता है, वो दूसरी जगह पे स्थापित होने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां कभी नहीं रहता है और अपनी जगह से तो कट चुका है। तो इस पूरे के पूरे द्वंद्व को, इस पूरे के पूरे असहाय जो महसूस करने की जो फीलिंग है, इस गाने में डॉक्टर सागर बहुत अच्छे से लेके आए हैं। पहला वो मैं पढ़ के कि मुझे लगा कि शायद ये मेरी बात हो रही है। मनोज ने जो बात बोली उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग, तुमको मैं एक बात बोलता हूँ। बिहार में एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द है, डेरा। तो जो बिहारी होता है, ये यूपी में नहीं सुना है मैंने, बिहार में ज्यादा सुना है। तो जो उसका घर होता है मोतिहारी में, के बेतिया में, के जहां भी वो घर होता है, जब वो जाके दिल्ली में के बंबई में जब जाके वो अपना किराए पे घर लेता है या खरीद भी लेता है, उसका नाम डेरा रहता है। वो डेरा है, डेरा लगाया है, वो डेरा उखड़ेगा और एक दिन वो घर वापस आएगा। उस शब्द डेरा में एक इस आशा का बोध है, लेकिन वो होता नहीं है। मुझे याद है, मैं न्यूयॉर्क में एक टैक्सी में जा रहा था और जो एक हिंदुस्तानी आदमी टैक्सी चला रहा था, और मैं बहुत सारे टैक्सी वालों से विदेश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में बातें करता हूँ। 95% लोगों को वापस जाना है, पर वो जाते नहीं, कोई जा नहीं पाता है। ये उनकी ट्रेजेडी, जो मनोज ने बोला ना भी, कि न यहाँ के रह जाते हैं न वहां के। वो एक ट्रेजेडी एक इमिग्रेंट की, एक माइग्रेंट की होती है, जो हमेशा रहती है कि मैं 30 साल, इतने साल मैं किसी भी प्रदेश में नहीं रहा हूं अपने जीवन में, तो क्या मैं महाराष्ट्रियन हूं? मेरे को लगता है मैं कम से कम आधे से ज्यादा महाराष्ट्रियन हूं। मेरा बेटा तो पूरा महाराष्ट्रियन है। लेकिन ये ना हम अपने मन से कर पाते हैं और ना वो प्रदेश हमें अपनी तरह ट्रीट कर पाता है, क्योंकि कुछ भी हो, हम आए तो है बाहर से। उनका ये भी एक फीलिंग होती है कि हमारा हक भी लिया है, और लिया ही होगा। हो सकता है जिस घर में मैं आज रहता हूँ उसमें कोई महाराष्ट्रियन रह रहा होता, शायद ये राइटफुली उसकी जगह थी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, लेकिन मनोज की बात को सपोर्ट कर रहा हूँ कि ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। डॉक्टर सागर, इस कविता का प्रोसेस बताएंगे? ये कुछ ब्रीफ था या स्वतः स्फूर्त आपने लिखी, और फिर अनुभव को कैसे अप्रोच किया इसके लिए? ये अनुभव सर ने 19 जून को एक ट्वीट किया था। ये जो चाइना को गाली देते हुए एक भोजपुरी का कोई गाना आया था, उससे दुखी होकर के अनुभव सर ने 19 जून को एक ट्वीट किया है। जिस ट्वीट को मैं पढ़ा नहीं, ट्वीट पे मैं कम एक्टिव था, तो किसी जेएनयू वाले ने मेरा नाम वहां मेंशन किया है, और तो मुझे जानकारी नहीं थी, लेकिन विमल चंद्र पांडे ने मुझे फोन किया और उन्होंने कहा कि ये सर का नंबर है और सर को आप एक मैसेज कीजिए। वो कुछ इस सिलसिले में बात करना चाह रहे हैं, भोजपुरी गीतों के सिलसिले में। तो मैं सर को मैंने मैसेज किया, मैं डॉक्टर सागर लिरिसिस्ट, तो सर का मैसेज है कि मैं आपको शाम को फोन करूंगा। शाम को सर का फोन आया और उन्होंने कहा कि सर ने कहा कि उन्होंने एक मुझे इंग्लिश गाने का ट्रैक दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रैक मुझे चाहिए। ट्रैक मिलने से अच्छा क्या हो जाता है कि मीटर चेंज हो जाता है, क्योंकि जो गीतकार होते हैं कवि, वो एक खास मीटर में लिखते हुए आ रहे, दारा 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 दारा, ऐसे एक खास मीटर में उनका रियाज रहता है।
तो मीटर मिलने से क्या हुआ कि जो आया है ना कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, तो उसका मीटर ही ऐसा है कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, नहीं तो यहाँ काबा नहीं आता। तो लेकिन आइडिया सर ने कहा कि ये आइडिया होना ये चाहिए कि जो माइग्रेंट है, अभी मैंने जल्दी ही गाना लिखा था, एक निर्गुण धुन पे मैंने गाना लिखा था, कैसे आई फेरू यह नगरिया हो डगरिया मसान हो गए। तो ये अभी मैंने लिखा ही था कि सर ने फिर से ये बात कही कि यूपी बिहार से आए हुए लोग किस तरह से यहाँ जीवन जीते हैं, कैसे संघर्ष करते हैं। मैं देखता हूँ कि यहाँ ऑटो वालों से अगर बात कीजिए तो वो बहुत अच्छे घर का मिल जाएगा, लेकिन वो ऑटो साइड में लगा करके और सोया हुआ है, दोनों पैर उसके अर्धनंगे पैर जिस पे मच्छर काट रहे होते हैं। तो मुझे बड़ी ही तकलीफ होती है ये पूरा मंजर देख के। तो मेरे जहन में ये लाइन आई कि ना तो बम्बई में काबा यहाँ काबा, और सिर्फ यही लाइन आते ही मैंने सर को फोन किया। ये लाइन क्रैक करते ही मेरे जहन में आया कि ये बात अपनी आ गई है। मैंने सर को फोन किया और उन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है, आप इसको लिखो, आगे बढ़ाओ। तो मैंने फिर आगे की कुछ लाइनें लिखी और सर ने कहा कि आप पहले आदमी हो जिसको मैंने एक बार में पास किया, नहीं मैं जल्दी किसी को पास नहीं करता। तो उसी हौसले पे मैं फिर उसी रिदम में पूरा लिख गया मैं, और मैं बहुत ज्यादा लिख गया उस जो उसमें मरता क्या न करता। मैंने कहा कि इतनी लाइनें लिखो कि सर को बस उसमें से काट के निकालना पड़े, ये ना कहें कि ये और जोड़ो। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा उसमें लिखा, और अलबत्ता रिकॉर्ड होने के बाद ढेर सारी कुछ स्टेंजर्स को चॉप किया गया है उसमें से, तो मैंने भरपूर लिखा। और अच्छा, आपकी बात सुन के लग रहा है कि अनुभव सिन्हा बहुत ही टफ टास्क मास्टर है। मनोज भैया, शिकस्त के दौरान भी ऐसे थे क्या? थोड़ा रॉ पे रहते थे डायरेक्टर वाले, या प्यार से समझाते थे सीन? नहीं, रॉ वगैरह में नहीं रहता है शूटिंग पे। बहुत ही इजी गोइंग आदमी है, बहुत ही ज्यादा बहुत ज्यादा टफ और स्ट्रिक्ट के साथ मैंने काम किया है। अब लेकिन मैंने देखा है कि अनुभव जो है बड़ा डेमोक्रेटिक है, सेट पे भी बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक। पहले भी थे कि अब हो गए? नहीं, पहले भी था। तो उनको ना कुछ निकालना है अनुभव का, तो उस पे हेडलाइन बनाना है, ये देखिए अनुभव का सच। लल्लन टॉप ये नहीं करता है वो। आपके टीवी वाले जर्नलिस्ट आपके दोस्त करते हैं, हम नहीं करते। ये लेकिन ये था कि जैसे ये बोलता हार्श है, मैं ये हमेशा से रहा है, इसका बोलता हार्श है, जिसको पता नहीं चलता है कि ये अब इसने किसको दुखी कर दिया, है ना? कंप्लीटली एग्री। हाँ, तो ये मुझे बहुत साल के बाद इस बात का एहसास हुआ कि वो हार्श बोलता है, लेकिन वो इंटेंशन होता नहीं है इसका। वो उसकी आदत है, वो उसका परवरिश है, उसी माहौल में उसी माहौल को या उसी अंदाज को ये जानता है, उसी तरीके से एक्सप्रेस करता है ये। तो अब जैसे दिक्कत नहीं होती। अभी क्या है कि जैसे हम लोग तो अभी इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बातचीत कर रहे हैं। अमूमन मैं स्वभावतः बहुत शांत रहने वाला, मतलब चुप रहने वाला आदमी हूँ, लेकिन बात होती है अगर सच बात करने की, तो मैं भी थोड़ा सा सच बात करने के चक्कर में थोड़ा सा हार्श प्रतीत होता है मेरा भी। तो हम दोनों जब बात करते हैं तो एक आध बार लोगों को लगता है कि जैसे झगड़ा हो रहा है ना? तो लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं वो अनुभव के उस पक्ष को अपने जरिए भी समझ लेता हूँ कि इंटेंशन वो नहीं है, सिर्फ अपनी जो सोच है उसको वो सामने रख रहा है। आप उन दिनों जब शिकस्त कर रहे थे तब आप और विनीत साथ में रहते थे, या ये बात का पकड़ाना? साथ में थे क्या उस दौरान? तो विनीत कभी साथ कहाँ रहते थे? हाँ, इनलैक्स में थे ना साथ में हम दोनों। अरे थे ना साथ। हाँ, डीएन नगर में भी साथ में था वो। नहीं, डीएन नगर में साथ में नहीं थे। डीएन नगर में सौरभ शुक्ला था साथ में। इनलैक्स यारी रोड में विनीत था साथ में मेरे। मैं एकदम सकते में आ गया, अनुभव दादा ने हमारी रिसर्च टीम की। हाँ, तो ये विनीत के साथ रहा मैं। विनीत साफ सफाई वाला आदमी है बहुत ज्यादा।
हाँ बहुत ज्यादा। और रोज मेरे झगड़े होते थे उसके साथ में, ये टॉयलेट क्यों नहीं, कमोड क्यों नहीं साफ हुआ। अच्छा, आप तुम बोल भी लोग रहे हैं तो वो समझते उन्हीं का नहीं हो। टोन आ रहा है। झगड़े होते रहते थे हमारे। बट काफी सालों साल का, जब से विनीत आए थे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, तब से दोस्ती है, काफी अच्छी दोस्ती है। हाँ। आपने दादा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र किया, कल मैंने एक लंबी बातचीत रिकॉर्ड की है। हाँ आपके एक दोस्त थे जिनका एनएसडी में सिलेक्शन हुआ, हाँ ये बात उन्होंने तब भी महसूस की और कल भी बहुत आंखों में लगभग आंसू भर के कहा कि मुझे अपने सिलेक्शन से ज्यादा दुख था कि मनोज का नहीं हुआ। आशीष विद्यार्थी बोल रहा होगा आपको। जी जी जी। हाँ, उस समय भी बहुत ज्यादा इमोशनल था इस बात को लेकर के, और अभी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो साथ में हम लोग साथ में रहे, खाए पिए, मतलब और कहीं ना कहीं उसको ये भी लगता है कि सबसे ज्यादा मेहनत मैं करता था अंदर जाने के लिए, और इसका हो गया था और मेरा नहीं हुआ था। बट यू नो, दैट्स वेरी नाइस ऑफ हिम दैट ही स्टिल फील्स दैट। लेकिन एनएसडी में नहीं होना का की जो कमी है ना, वो तिग्मांशु धुलिया मुझे बोलता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तू बकवास करता है, अब तुझे ये सोचना शुरू बंद कर देना चाहिए। लेकिन कभी कभी आपको ये ऐसा लगता है कि एक इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप बचपन से आंख गड़ाए बैठे हो, बचपन से आप जिसके लिए मेहनत कर रहे हो, उसमें अगर आपका नहीं हुआ, भले ही आप दुनिया में सब चीज मिल जाए, लेकिन वहां वो न मिलने का गम हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स रहेगा। हाँ, अनुभव सिन्हा को कभी ऐसा नहीं लगा, मतलब आपने कैसे झोला टांगा और दिल्ली से मुंबई कूच कर गए, कभी नहीं लगा कि हम भी एफटीआई चले जाएं, एनएसडी चले जाएं, सीधे कूद गए तो समंदर में? हमको पता ही नहीं था एफटीआई कुछ। हाँ, मुंबई तो कैसे आ गए? ना एफटीआई पता था, ना एनएसडी पता था, कुछ नहीं पता था। मैं तो इंजीनियर था, मैं नौकरी करता था इंजीनियरिंग की, दिल्ली में, गुड़गांव में, कुछ दिन दिल्ली में। तो वीरू भाई आए थे, ड्रामा क्लब का मेंबर था एबीयू में मैं। तो उसमें भी मैं मेंबर इसलिए था कि मेरे दोस्त लोग करते थे, मैं तो ऐसे ही मतलब ऐसे हैंगर ऑन था। तो वहां वीरू भाई आए थे, तो वीरू भाई ने बड़े डेमोक्रेटिक प्रोसेस में एक इम्पोर्टेंट रोल दे दिया मुझे। तो उनको बताया गया कि भाई ये एक्टर नहीं है, खराब एक्टर है ये वो, तो पर वीरू भाई फैल गए, उन्होंने दिया मुझे रोल। तो श्रीराम सेंटर में परफॉर्म किया गया। भाई साहब वो पंछी ऐसे आते हैं, हाँ, एक पंछी ऐसे अच्छा आते हैं। हाँ, अच्छा तो इंपॉर्टेंट उसमें रोल था। आपने एक्ट किया? विश्वास राव का रोल किया था मैंने, जो ऑलमोस्ट सेकंड लीड है, जिससे वो लड़की अच्छा शादी करती है। अच्छा, कमाल ये है कि मैंने वो प्ले देखा था, और उसमें जो मेन रोल कर रहे थे उनका नाम क्या है? सलीम शाह। हाँ, सलीम साहब जो थे, वो मुझे वो याद है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। अनुभव ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया था कि मुझे याद ही नहीं है कि अनुभव का रोल क्या था। अरे मुझे नहीं आती एक्टिंग भाई, जबरदस्ती कराएगा। अभी परसों तरसों मेरे पास एक फोन आया कि एक एड फिल्म कर लो। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पीछे वो मुकेश छाबड़ा का फोन आया, ये पता नहीं कौन सी पिक्चर में रोल। मैंने कहा तुम लोग पागल हो गए हो, मैं क्यों करूँ रोल? गलत आदमी के पास और जा रहे हैं ना, अनुराग के पास लेके जाना चाहिए उनको मैं अभी। बोलने वाला मैं बोलने वाला था, टॉफी कंफर्ट जो बिकवाना है बिकवा लो। तो इन लोगों से मुलाकात हुई उस जरिए। हाँ, जब मेरा एक दौर यह आया कि मुझे इंजीनियरिंग की नौकरी नहीं करनी, मैंने छोड़ दी। तो हाँ, अब क्या करूं दिल्ली में अकेला, घर पे बताया नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी है। तो फिर मैं मंडी हाउस जाने लग गया, फिर वहां पे दोस्त बन गए, वीरू भाई बॉम्बे आ चुके थे, तो फिर इन लोगों के साथ घूमने लगा। फिर उसमें थोड़ा मजा आने लगा। एक्टिंग नहीं करनी है मुझे मालूम था, क्योंकि मैं एक्टर था नहीं, मुझे मालूम था खराब एक्टर हूँ। फिर मनोज ने भी एक छोटा सा रोल कराया था उसी नाटक में जो दंगा 89 किया था, हाँ, और वो वैसा वाला था, वो आना जाना रोल था आने कुछ, शायद मुझे हाँ। ठीक से याद भी नहीं। अच्छा, तो मतलब मनोज तो वाजपेयी ने आपको पहले कास्ट किया और नहीं, बाद में आपने पंछी मनोज, है। है? हाँ नहीं नहीं, मेरा बाप, मतलब कि पहले मनोज वाजपेयी डायरेक्टर बने और अनुभव हाँ। सिन्हा एक्टर, और फिर तो अनुभव उसमें सिन्हा डायरेक्टर बने और मनोज एक्टर। मनोज का असिस्टेंट था ना मैं उसमें। असिस्टेंट था ये मेरा, और मैं थोड़ा बहुत ही टफ डायरेक्टर था उसमें। हाँ, मनोज ऐसा बहुत कॉन्शियंशियस बिहारी है नहीं है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करिए। कॉन्शियंशियस बिहारी। हाँ, बिहारी दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, जब मैं बिहारी बोलूंगा तो इसका मतलब सिर्फ बिहार प्रदेश नहीं है, हाँ, उसमें थोड़ा सा यूपी भी है, थोड़ा सा झारखंड भी है। बिहारी एक मानसिकता है,
बिहारी एक कैरेक्टर होता है। हाँ, एक मतलब बंबई में रहता हुआ भी एक आदमी बिहारी हो सकता है, एक पंजाब में रहता हुआ आदमी बिहारी हो सकता है। बिहारी एक चरित्र है, एक किरदार है, हाँ, हाँ, वो थोड़ा अड़ियल होता है। प्यार करता है तो मतलब बोलिएगा तो कलेजा ऐसे रीली फाड़ के निकाल के दे देगा, ये रखो कलेजा, हम जा रहे हैं, ठीक है, तो कलेजा देके वो चले जाएंगे। गुस्सा हो जाएंगे तो निकाल देंगे कलेजा। वापस काम, कोई भी काम के लिए ऐसा तय किया गया कि ये काम श्रद्धा से किया जाएगा, तो एकदम रवि शास्त्री हो जाएंगे, कॉपी बुक, फ्रंट फुट, हाफ कॉक, बॉल दबा दी, ऑफ स्टंप के बाहर नहीं टच करेंगे। तो वो कॉन्सेंसस बिहारी वो थे। थोड़ा सा दिल पे ले लेते हैं, दिल पे, दिमाग पे, जहन पे, शरीर पे, तो वो तनाव रहता है थोड़ा सा। नहीं, शरीर पे तो आपने ठीक कहा। इन्होंने अपने शरीर के साथ जो क्रूरता और अत्याचार गली गुरिया के दौरान किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि इनके सारे दोस्त इनको डपटे कि ये दोबारा वैसा ना करें। मेरी पत्नी नहीं, वो बहुत नहीं डरती मानेंगे, वो बिहारी है इस मामले में, वो बिहारी है। मतलब आदमी घर में मुंबई के फ्लैट में बैठा बड़बड़ा रहा है, इतना गुस्सा होता है क्या? अरे नहीं बाबा, नहीं, वो अलग कैरेक्टर है। वो गुस्सा मैं करेगा चाहता तो हूँ रो, जी। गुस्सा करेगा तो रो देगा, प्यार करेगा तो आपकी हड्डी तोड़ देगा। वो थोड़ा अतिवादी भी है। हाँ, अतिवादी, हाँ, नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सट्रीम रहा हूँ। अभी उतना नहीं है, लेकिन हाँ, एक्सट्रीम हाँ, पे नाउ यू रहता है मेरा। काम डाउन अ लॉट। काम डाउन अ अनुराग लॉट, अनुराग चैनलाइज भी कर यही देता बोलता है कि हूँ। मनोज भैया का तो अलग ही है। अच्छा, तो एक बात बताइए कि आप दोनों मनोज लोग, भैया ने कह दिया न करब तो मतलब न करब, फिर हाँ। ब्रह्मा उतर के आएंगे, मनोज नहीं करेगा अच्छा कोई काम। मनोज बोले ना, हम न करब। अच्छा, ये बताइए कि जब इन्होंने सत्या की तब आपने फोन किया था इनको? कब? हाँ, किया ही होगा, मुझे याद नहीं 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 वो नहीं नहीं दोस्त। नहीं, मैंने मेरे मेरे बाकी दोस्त, कोई भी दोस्त इस बात को नहीं मानता है, इंक्लूडिंग अनुभव, कि सत्या हिट होने के बाद ना मैंने इन सबको फोन किया था। नहीं, मैं तो मानता हूँ, ये सबको फोन किया था, कहा था मेरे साथ बनाओ तुम लोग, क्योंकि तुमने मेरी बोला था, अभी करेक्ट। बाजार में स्थिति है, तुम लोग बनाओ मेरे साथ, है ना। नहीं नहीं, करेक्ट, और मुझे याद है। और सिर्फ एक आदमी उस वो कर पाया था, वो था हंसल मेहता। दिल पे मत ले यार। दिल पे मत ले यार। नहीं नहीं, मुझे याद जी, है, तुमको मिलने आया था, तुम उसकी आकाशदीप की फिल्म शूट कर रहे थे फिल्म शायद कोई। शूट कर रहा था, हाँ। और मैंने सबको कहा था मेरे साथ बनाओ तुम लोग, तिग्मांशु को माटुंगा फोन में आया किया, अनुभव को फोन किया था, अनुराग, ये सब लोगों के साथ पर मेरी शायद हम बातचीत लोग हुई। अंडर प्रिपेयर्ड भी थे, हमारे अंदर भी उस हाँ, पॉलिश की कमी थी, तो हाउ टू राइट पुट अ प्रोजेक्ट टुगेदर। राइट राइट राइट। कोई अगर हीरो हमारे पास है, मतलब मनोज को ऐसा, और शाहरुख खान नहीं हो गया था, लेकिन मेरे मनोज पास के नाम पे मैं फिल्में बनने इतना, लगी थी। हाँ, मुझे इतना पता था कि एक ठीक ठाक छोटे छोटे बजट में फिल्म बन जाएगी, लेकिन उसके आगे मुझे नहीं आता था। जैसे अभी वो मैं, हमको भी नहीं आता। हाँ, अभी जैसे अगर मैं किसी डायरेक्टर की स्क्रिप्ट में पसंद करता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मैं सेटअप करूंगा सारा कुछ, तो मैं कर देता हूँ, वो सेटअप कर देता हूँ। मुझे पता है पूरा कि रवैया क्या है, बाजार में आपको कैसे जाना है, कैसे आपको फाइनेंसेस लेके आने हैं, कैसे किसी और के पास जाना है, कैसे इस पूरे को सेटअप करना है, अभी मुझे पता है। उस दौरान में नहीं, मुझे इतना पता था कि मैं इनको फोन करूंगा, बाकी काम ये लोग कर ले। तो आप उन दिनों म्यूजिक वीडियो बनाना शुरू कर चुके थे, सी हॉक्स के बाद का दौर? कौन सा सन है मनोज ये? 1999। 98, 1998, हाँ, मैं 99, हाँ, हाँ 98, 99, हाँ। म्यूजिक वीडियो बना रहा था। हाँ। अच्छा, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम एक म्यूजिक वीडियो बनाएं जिसमें ये खूबसूरत से मॉडल्स की जगह मनोज बाजपेयी को रखें, एकदम सोनू निगम गा रहे हैं, मनोज बाजपेयी गिटार बजा रहे हैं? अरे नहीं, वो दौर ही अलग था। नहीं नहीं, वो उस दौर मतलब उसमें से बहुत चॉकलेट फेस लड़के हाँ, वो देखोगे तुम उस दौर में, सिर्फ मतलब अब जाके कुछ भी किया जा सकता है। अब जी, जाके ऑडियंस, पता नहीं, ऑडियंस ज्यादा परिपक्व हो गई या हमने ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया ऑडियंस पे। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी ये थॉट भी आया कि मनोज के साथ वीडियो करते हैं, जबकि मनोज के गाने हिट थे सत्या में। हाँ, फिर थे। हाँ, मनोज का डांस सुपर हिट हुआ था। अरे और क्या मैंने डांस बहुत था पैसे वो। कमाए थे उसका इवेंट में, वो नाच नाच के बहुत पैसा कमाया मैंने उससे। हाँ, अच्छा, बाय द वे, वो अभी भी जब जी, पार्टी सुरूर पे पहुंच जाती है
और जी। सब लोग अपने अपने अंदर का अनुभव सिन्हा उतार कर मनोज वाजपेयी बन जाते हैं 5 पैक के बाद, तो वो वही गाने बजते हैं। और हाँ। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि जब वो 5 पेग लोगों के चढ़ जाते हैं, तब वो गाना बजा करके आपकी तरफ देखते हैं कि आप नाचिए। 20-22 साल के बाद वो अभी भी उम्मीद और यकीन रखते हैं कि टांगों में उतनी ही जान होगी। अच्छा, 2 बरस और आगे चलते हैं। एक तारीख थी, कितने जून 13 जुलाई की तारीख थी। 13 जुलाई को 2 फिल्में रिलीज हुई, तुम बिन और अक्स। जी। अब तो आप लोगों ने बधाई दी होगी एक दूसरे को, यार तुम्हारी फिल्म आ रही, गुड लक, ऐसा कुछ नहीं होता था? मुझे उस समय ऐसा हम याद पड़ता है, हम लोग ड्रिफ्ट हुए थे, कुछ एक 6-8 साल का 10 साल का दौर है कि हम लोग ड्रिफ्ट हुए थे। ड्रिफ्ट, मैं उसको ड्रिफ्ट नहीं, जैसे कहें कि टच में नहीं थे हम लोग। हम लोग टच में नहीं थे। मतलब अपने अपनी दुनिया में मग्न थे, जिसे कहें। मैं अपना रास्ता बनाने में मैं बहुत ही फोकस हो गया था। मुझे ये पता था कि ये मुझे जो मौका मिला है ये गॉड सेंड है, ये सत्या ने जो मुझे मौका दिया है, इसी में मुझे अपना एक रास्ता तय करना पड़ेगा। और वो रास्ता जो मैं ले रहा था वो बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि सारे विलेंस के रोल मना करना और सारे पैसे, सारी फिल्मों को मना करना और एक अलग ढंग से चीजों को लेकर के जाना, मैं बहुत ही तनाव में था। अब क्योंकि मार्केट का प्रेशर और जो ये ब्लाइंड आइटम्स जो आजकल लिखे जाते हैं, वो उस दौरान में बहुत बहुत ज्यादा सीरियसली लिए जाते थे। तो मेरे बारे में अनाप शनाप बातें भी होती थी, अनाप शनाप लिखे भी जाते थे। और किस तरह की बातें होती थी मनोज भैया? अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, हीरो बनना चाहता है, दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब हो गया है, फिल्में मना करता है। तो इस तरह की बातें जो है, और एक परसेप्शन बनाया गया है कि एक एरोगेंट आदमी है जिसका सक्सेस ने दिमाग खराब कर दिया है। और मैं ये सब चीज देख रहा था, पढ़ रहा था, और लेकिन तब भी मैं ये बात समझ रहा था कि यार ये 5-6 साल की जर्नी बहुत डिफिकल्ट है। इसमें जिसको बुरा मानना है माने, मैं इस मौके को जाने नहीं दूंगा। इसके लिए मुझे अपना रास्ता मैंने पकड़ा, इस रास्ते पे चलते जाना है। और एक जिसे कहें कि ब्लाइंडर्स लगा के मैं चल रहा था उस दौरान में। और बहुत सारे लोगों को मैं नाराज भी कर रहा था, इस मार्केट फोर्सेस जो थे, लेकिन बिल्कुल कतई परवाह नहीं की थी। कहीं ना कहीं वो मेरा जो अपनी बेसिक नेचर है, एक स्टबर्न नेचर है मेरा, उसने मुझे बहुत जिसे कहें कि इन सब चीजों को मैं यूं इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता जाता था। गुस्से वाला था, गुस्से वाली प्रवृत्ति थी मेरी। लेकिन लड़ाई वगैरह, जब लड़ाई हर फ्रंट पे कर रहा होता है और एक कुछ नया चीज करने की कोशिश कर रहा होता है, तो लड़ाई और बड़ी हो जाती है आपकी। और मार्केट के बड़े फोर्सेस के साथ में लड़ाई करना इतनी आसान बात होती नहीं है, क्योंकि एक बना बनाया ढर्रा है, उसको ना कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग उसमें नाराज होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इफ आई एम हियर टुडे, इट्स मिराकुलस। बिकॉज अगर आप देखिए तो सत्या से लेकर के यहाँ तक वो कुछ भी नहीं करने की कोशिश की मैंने, जो एक बनी बनाई एक फॉर्मूला था, एक बना बनाया एक स्टीरियोटाइप था, उसमें फिट होने की कोशिश कभी नहीं की। तो मेरे ख्याल से वो मिरेकलस है, और वो ब्लेसिंग है कि डायरेक्टर्स मिलते चले गए, स्क्रिप्ट मिलती चली गई, फिल्में फ्लॉप हुई, हिट हुई, फ्लॉप हुई, हिट हुई, लेकिन आपने रास्ता नहीं छोड़ा। वो और जो बातें होती हैं उन बातों को दिल से नहीं लगाना जो है ना, एक वो भी एक जिसे कहें एक स्टबर्नेस, एक जिदपना, एक अड़ियलपना चाहिए उसके। तो 26 साल बाद आप लोग साथ हैं। 26 साल बाद माहौल बदल जी। गया है और अब स्वीकार्यता भी बढ़ गई है, गाना भी आ गया है, सब कुछ मौजूद है। पर सब कुछ मौजूद होने के बावजूद एक्टर मनोज वाजपेयी को सिंगर मनोज वाजपेयी बनाने ये में अनुभव अनुभव कैसे सफल रहे? क्या था ये वो? अनुभव ये अनुभव सारा श्रेय उसी को है। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली मेरे मुझे ना शुरू से मालूम था कि ये गाना ना एक एक्टर को गाना चाहिए। नहीं, क्योंकि आपने जब पूरा इनको गाना, टाइप किया तो वो आपको इंस्टेंटली आया कि ये आपका पूरा प्लॉट था कि मैं इससे बात करूंगा, इसको नहीं नहीं इग्नाइट नहीं, करूंगा और फिर थ्रो करूंगा? तुम सागर को जानते हो, सागर शिरगांव पुकर मेरा जो ईपी है, हाँ,
हाँ जो लंबा सा जो इंटरव्यू में तुमको घड़ी हाँ। दिखाता रहता है। राइट राइट। हाँ तो आश्चर्य। सागर ने पहली बार जब गाना सुना तो सागर ने बोला कि सर ये ना मनोज बाजपेयी को गाना चाहिए। तो मैं कहा पागल हो जाएगा, फिर ये गाना कभी होगा ही नहीं, मनोज को फोन करूंगा, मनोज सोचेगा, फिर बताएगा, फिर पता नहीं नए आदमी। मेरा शुरू से प्लान था ये गाना किसी नए आदमी के साथ करते हैं। मेरा ना भोजपुरी म्यूजिक का पिछले 5-7 साल से चल रहा है कि मुझे भोजपुरी म्यूजिक करना है, मुझे भोजपुरी म्यूजिक को रिवाइव करना है। मतलब वो भोजपुरी म्यूजिक को मैं क्या रिवाइव करूंगा, मुझसे बहुत बड़ा है भोजपुरी म्यूजिक, लेकिन उसका वो परिवारों में बजना बंद हो चुका है। उसकी म्यूजिक की जो मतलब किसी भी भाषा ने अपना खुद का निरादर इतना कभी और नहीं किया है मेरे हिसाब से। क्षेत्रीय भाषा ने अपना खुद का निरादर इससे ज्यादा नहीं किया है। तो मेरा ये मन था जब मैं बड़ा हो रहा था तो म्यूजिक भोजपुरी का बड़ा अच्छा होता था, जैसा कि बताया डॉक्टर सागर ने कि मजरू साहब इतने बड़े बड़े गाने भोजपुरी के हैं, चलत मुसाफिर मोलिया रे, पिंजरे वाली मुनिया और पता नहीं कितने गाने। तो मेरा मन था कि वो वापस परिवारों के पास लेके चला जाए। तो मैंने ये सोचा था कि अब उसमें भोजपुरी की दुनिया के जो एग्जिस्टिंग नाम है उनके पास नहीं जाऊंगा, तो अब किसके साथ करूंगा, नए लोगों के साथ करूंगा। सागर शिगांवकर का जो मेरे ईपी का जो सजेशन आया मनोज बाजपेयी का, वो इसलिए नहीं आया कि मनोज बाजपेयी स्टार है, उसको ये मतलब स्टार तो है ही, उसका ये था कि मनोज बाजपेयी इसमें फिट होता है। ये एंग्री गाना है, मनोज बाजपेयी की एंगर की इमेज है, मनोज बाजपेयी बिहार का है, मनोज बाजपेयी भोजपुरी बोलता है और आपका मित्र है, आप उससे कम से कम बात तो कर ही सकते हैं। बट उसको मैंने डांट के और डपट के बात खत्म कर दी वहां पे, पता नहीं क्यों। उस दिन फिर सुबह, वो चांस की बात है, उसके 4-5 दिन के अंदर सुबह सुबह 7:30 बजे मनोज ने मुझे गाना भेजा भोजपुरी का। तो मैंने कहा नहीं सुनूंगा। तो उसने कहा सुन तो सही। तो फिर हमारी जो बहस हुई, फिर मनोज की आदत है ज्यादा टाइपिंग नहीं करता है तो फोन ही कर देता है, तो फोन किया, फिर हमारा थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ, फिर मैंने इसको गाना भेजा, तो सुनो, उसका ट्रैक बन गया था और उसकी लिरिक्स अलग थी, ट्रैक अलग था। तो मैंने कहा ट्रैक सुनो और ये पढ़ो। तो मेरे ख्याल है दोपहर तक मनोज ने कहा आराम से सुनूंगा, कुछ कर रहा था, नरेशन था, कुछ बिजी था किसी चीज में। दोपहर में बाद में इसका मैसेज आया मुझे, करते हैं। तो बस हो गया, क्योंकि अब जब सुनोगे गाना देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें एक एक्टर ही हो सकता था, ये बहुत सिंगर का गाना नहीं था। मतलब सिंगर हूं ही नहीं। हाँ तो उसकी आवाज को ऑटो ट्यून वगैरह नहीं किया गया है, मनोज ने जैसा गाया है उसने वैसा गाया है। इन्होंने कहा सिंगर नहीं हूं मैं, अब इस दावे पर बहुत एतबार कर नहीं पाता हूँ, जितने भी थिएटर से लोग आए। कल हमको आशीष विद्यार्थी ने एक गाना गा के सुनाया, बहुत अच्छा गाता है वो, मुझे नहीं पता था वो अद्भुत। उन्होंने वो पेटी बजा के और क्या धुन पे उन्होंने एक फोक गाना गाया। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा गाता है, बहुत अच्छा गाता है। और वो उस परिवार से है। देखिए आप श्री अमिताभ बच्चन जी के सामने मेरी पोइट्री की रेसिटेशन कमजोर लगेगी आपको, वो जिस परवरिश से आए हैं मैं मुकाबला नहीं कर सकता। श्री आप आशीष विद्यार्थी की माँ जो है जयपुर घराने की कथक की, वो लेजेंडरी फिगर रही हैं। जो बिरजू महाराज जी बनारस घराने के हैं, वो आपको हमारे श्रीमती रेवा विद्यार्थी जी जयपुर घराने की थी। तो इन लोगों का मतलब आशीष का जो पूरा घर का कल्चर रहा है, वो जो समझ रही है चीजों को लेकर के, हम कहीं नहीं आते उसमें, हमने सीखा है आशीष से। इनफैक्ट दादा आप ये बोल रहे हैं, और जो माइग्रेंट वाली चीज है, कल वो मुंबई में कैसे माइग्रेंट है समझा रहे थे कि यार मैं साउथ की फिल्में करता हूँ, रहता मुंबई में हूँ। लोग मिलते हैं मुंबई में, कहते हैं अरे तू यहाँ है, हमको तो लगा था वहां चला गया। तो मतलब बोले हमको भी बार बार असर्ट करना पड़ता है कि हम अभी भी मुंबई में हैं। आप बनारस से आते हैं, मनोज भैया मोतिहारी से हैं, डॉक्टर सागर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बलिया से हूँ। बलिया से, तो भोजपुरी स्पीकिंग ही है। मैं बेलवा बेतिया से हूँ। अच्छा, मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, बेतिया डिस्ट्रिक्ट अलग। मुझे बोलना चाहिए था कि चंपारण प्रखंड से, चंपारण रीजन से, पुराना चंपारण जो पुराना हुआ करता था पूरा, हाँ वहां से कह सकते हैं। तो ये जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोग बहस करने लगे, मनोज भैया ने गाना भेजा, मतलब कहीं ना कहीं रूट से कनेक्ट थे, बात हो रही थी। जो आप लोगों ने अपने एक वीडियो में भी कहा कि उड़ीसा का वहां पर रहकर फिल्म बनाए तो ज्यादा ग्रेस्प होगा, है ना? तो अब लोग क्या लगता है कि ये
धारा क्यों बिगड़ गई? कई लोग कहते हैं कि पंजाबी गाने इसलिए चलते हैं क्योंकि वहां समृद्धि थी, तो वहां पे वो BMW दिखती है। क्योंकि भोजपुरी अंचल में वैसी समृद्धि नहीं आई, तो वैसे रेफरेंसेस नहीं आए, बजट नहीं आया, कई अलग अलग चीजें गिनाई जाती हैं। आप लोग क्यों लगता है ये जो विचलन हुआ गानों के ट्रैक के मामले में, कि महेंद्र मिश्र के जमाने से और शारदा सिन्हा के जमाने से अभी का जो जमाना है, कि ये जब पूरा बवाल चल रहा था तो भद्दी भद्दी गालियां देते हुए गाने बने, उसके पहले जितने गाने बने हैं पिछले 10-20 सालों में, और उनके बीच कुछ कर्णप्रिय भी गाने बने हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, मैं यूपी का चुनाव कवर करने गया था, तो देवरिया में मुझे एक बच्चा मिला जो 8 साल का था और भोजपुरी फिल्म का पोस्टर चिपका रहा था। वो खेसारी लाल यादव की फिल्म का पोस्टर था, तो मैं उससे बात करने लगा कि इसको स्कूल में होना चाहिए। उसका कहा कि यहाँ क्या कर रहा है, तो वो बताने लगा। फिर उसने कहा हमको गाना भी आता है, तो मैंने कहा सुनाओ। तो उसने एक गाना सुनाया, वो गाना फिर हमने घर पे आके सुना, और अब वो हमारे यहाँ लूप में बजता है। वो रितेश पांडे का कोई गाना है कि ये बिटिया रानी झांक रही है बीच में। मनोज बाबू ऐसा दिखा रहे हैं कि नहीं कुछ हो ही नहीं रहा है, गंदी गंदी एक्टिंग कर रहे हैं। क्या चीज के लिए? मेरी बेटी जो है वो मुझे डिस्टर्ब करने आ गई, और कुछ नहीं। तो वो गाना था क्या कि बेटा देखो बेटा। अंकल, अनुभव अंकल, हाय। जिगो, क्या नाम है बिटिया रानी का? नहीं, आवा नाम है। तो वो उसका गाना है कुछ रितेश पांडे का हाँ। कि जहिया से चल गई है छोड़ के हमका, जिंदगी भैल सुनसान बा, और वो बहुत प्यारा गाना है। तो आप लोग कैसे कनेक्टेड रहते हैं ये भोजपुरी म्यूजिक भोजपुरी से? और परंपरा में ना हाँ, धुने हैं, अच्छा, कजरी है, चैती है, सोहर है, बिरहा है, इस तरह की फगुआ। वो फोक धुने हैं। हाँ धुनों पर अलग अलग रीजन में अलग अलग लिरिक्स गाई जाती हैं। हाँ। मतलब मुझे भोजपुरी ज्यादा आती नहीं है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। माँ को आती थी? माँ को भी माँ को। उतनी ही आती थी। अच्छा, माँ क्या है, पूर्वांचल जो है यूपी का, वहां पे बनारस तक भोजपुरी बोली जाती है। बनारस के बाद जो है थोड़ी अवध का इन्फ्लुएंस शुरू हो जाता है, इलाहाबाद की तरफ जाते हुए, फिर लखनऊ पहुंचते पहुंचते अवध हो जाता है, और फिर और ऊपर और वेस्ट में जाएंगे तो आप फिर हरियाणा की तरफ फिर वो भाषा शुरू हो जाती है। मेरे ख्याल है बनारस आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, मुझे करेक्ट करना डॉक्टर सागर अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो। वहां जाके हमारी भोजपुरी सबसे कम भोजपुरी है, मुझे उतनी ही आती है, मैं ज्यादा देर बोल नहीं सकता। लेकिन मुझे चूंकि म्यूजिक का रुझान बहुत ज्यादा है, तो वो हमारा म्यूजिक हम सब ने, वो धुने, डॉक्टर सागर ने उनका अलग वर्जन सुना है, मनोज ने अलग सुना है, मैंने सुना है, वो धुने हमारे जीवन और हमारे डीएनए का हिस्सा है। किसी की माँ गाती थी, किसी की बहन गाती थी, वो धुने बहुत कमाल की हैं। तुमने जो गाया वो भी एक धुन है, मशहूर धुन है, डॉक्टर सागर बताएंगे वो कौन सी परंपरा की धुन है। कौन सी परंपरा है सागर सर? कौन सा? ये वो जो रितेश बच्चे पांडे बता का रहे एक थे। रितेश पांडे का गाना है ना, जहिया से चल गई रे छोड़ कर हमका, जिंदगी भैल सुनसान बा, जा रे चंदा ले आवा खबरिया, कैसन बाली थोड़ी जान, मतलब ऐसी इस कुछ है। तरह, हाँ, ज्यादा निर्गुण की धुनें हैं इस तरह की, जिसमें सॉफ्ट बातें और प्रेम भरी बातें ऑलमोस्ट निर्गुण वाली धुनों में है। अच्छा, निर्गुण वाले हैं, हाँ। तो बिफोर वी रैप अप दिस इंटरव्यू, बस हमको ये बता दीजिए आपने गाना कौन सा भेजा था? नब बताए। ना बाबू, ना बाबू, लहर हो ना जाएगी। बाबू इतना दूर न जा। ना लहर हो जाएगी। चलिए, आप देर लोगों हो ने जाएगी। तो अब आगे भी इस तरह के गाने बनते रहेंगे अनुभव सिन्हा जी? मेरी मैं एक चीज का बहुत गौर से, बहुत उससे, मैं भोजपुरी गाने बहुत सारे, मैं और डॉक्टर सागर बहुत सारे गाने बना रहे हैं। अगले गाने का वो ट्रैक बन के आ गया, डॉक्टर सागर भेजता हूँ मैं। जी सर। एक कुछ गानों का ट्रैक पहले बनता है, कुछ गानों की लिरिक्स उन्होंने लिखी है, उसकी भी डबिंग है ना, 1-2 रोज मैंने सुना। ये अपनी ऑफिस की बातचीत बाद में करिएगा। नहीं मैं आपको यही मैं तय कर रहे हैं, जब मुझे फोन कर लेना। नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि भोजपुरी संगीत पे बाकायदा काम चल रहा है। अच्छा, जो मनोज के साथ किया गया है, इसको हाँ, मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ। ये जो म्यूजिक है, ये भोजपुरी की परंपरा से बहुत दूर की चीज है। हाँ। ये बाकी जो हम काम कर रहे हैं उसमें बहुत सारा कुछ भोजपुरी परंपरा का है। किसने कंपोज किया ये एक असमिया म्यूजिक कंपोजर है, अनुराग सैकिया। अच्छा, तो मैंने ये बदमाशी में भोजपुरी गाने में असमिया आदमी से कंपोज करा रहा हूँ, सिर्फ इस लालच में कि वो कुछ नया लेके आएगा भोजपुरी के रंग में। नहीं, मतलब पहले भी लोग जैसे नदिया के पार वगैरह जो है, ये सब
लोग जो बाहर से करते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अब नदिया के पार का गाना जो है इतना मतलब लिखा भी कितना अच्छा गया है और कंपोज भी कितना अच्छा किया हाँ गया हाँ। है। बाहर तो के लोग अच्छा कर लेते हैं, बहुत ही मैं बढ़िया। गौर से ये देख रहा हूँ कि जो मनोज ने गाना गाया है, ये गाना भोजपुरी के बाहर वालों को अगर सिर्फ अच्छा लगेगा तो मैं थोड़ा दुखी हो जाऊंगा। मैं चाहता हूं कि वो जो लोग भोजपुरी एक प्रकार का सुनने का आदी हो गए हैं इस समय, क्या मैं उनके टेस्ट को तोड़ पाऊंगा? क्या भोजपुरी समाज के लोग अपने घरों में ये गाना सुनेंगे, बजाएंगे? क्योंकि उनकी परंपरा के बाहर का है, उनके चलते हुए हिट म्यूजिक से बाहर की चीज है। तो मैं बहुत गौर से इसको देख रहा हूं, और अगर ऐसा हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है, मेरा और हम तीनों का विश्वास है, तो मतलब फिर मैं मनोज बाबू से और गाने गवाने की कोशिश करूंगा, अगर ये गाएंगे तो। बढ़िया, वो कवर निकला करेगा, एलपी के जमाने में है, फिर गायक धीरे धीरे मनोज। फिर मनोज का चश्मा लग जाएगा, वो डायमंड लगा हुआ अमिताभ बच्चन टाइप का जैकेट हो जाएगा, हाँ, और फिर ऐसे पता लगा मनोज बाजपेयी बिहार में कॉन्सर्ट कर रहे हैं। कॉन्सर्ट हो रहा है, तुमने कभी किसी से प्यार किया? किया। अच्छा, एक दूर की कौड़ी आखिरी सवाल कि हम लोग कई दफा कोरियन फिल्में देखते हैं, स्पेनिश फिल्में देखते हैं, फ्रेंच फिल्में देखते हैं, क्योंकि उनका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो भाषा अवरोध नहीं बनती, हम सब टाइटल के साथ देख लेते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो कोई भोजपुरी की बहुत अच्छी फिल्म बने, जो नॉन भोजपुरी लोग हैं वो हिंदी या अंग्रेजी के सबटाइटल के साथ देखें, इसकी संभावना बनती लग रही है आपको? हम लोगों ने बातचीत शुरू की है इस विषय पे जी, मैंने और मनोज ने इस विषय पर जी। बातचीत शुरू की है। फौरन परसों तरसों शुरू हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, पर अगर कोई बड़ी बढ़िया सी कहानी मिलेगी जो भोजपुरी में जस्टिफाई होती है, तो उसमें मेरे और मनोज के क्या रोल्स होंगे वो सब देख लेंगे। पर मैं और मनोज डेफिनेटली जुड़ेंगे, और कुछ मतलब हम लोग ऐसा, इसको लेट्स पुट इट, लेट्स लीव इट हियर, कि भाषा के लिए हम लोग जो कर सकेंगे वो करेंगे, तब तक जब तक ये ना लगने लगे कि नहीं भाई ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, हम लोग आउटडेटेड हो गए हैं। अगर ऐसा एहसास मिल गया कि हम आउटडेटेड हो गए हैं, हम गलत सोच रहे हैं, उस दिन शायद छोड़ देंगे, अदरवाइज हम लगे रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे भाषा के लिए। ठीक है, अब इस इंटरव्यू का सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें हर म्यूजिक वीडियो तुम भी अब वाले हो गए जो 3 बार आखिरी बोलते हो। अब इस इंटरव्यू का सबसे मुश्किल पार्ट, जिसमें सिंगर से कहा जाता है कि आपका जो गाना रिलीज हो रहा है उसकी 2 पंक्तियां गाइए। हाँ फिर ठीक है, मेरा नहीं है, उनका है। क्या 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 सुना ही नहीं मनोज भैया ने, सुना ही। हाँ उसको सुनाई दे। हेलो हेलो क्या कहता रू? मैंने कहा जब भी किसी सिंगर का इंटरव्यू होता है तो सिंगर से अनिवार्य रूप से 2 पंक्तियां गाने को कहा जाता है, और आपको कॉन्सर्ट का तैयारी कर रहे हैं, तो आपका गाना आ रहा है तो थोड़ा 2 पंक्ति गा के दो सुनाइए बीघा ताकि में खेत क्या है डॉक्टर साहब, मैं तो भूल गया। 2 बीघा में गांव खेत शहर के बिचवा में हम गजबे कंफ्यूज आयल बानी, 2 जून की रोटी खाते, 2 जून के रात 2 जून के रोटी खाती, बॉम्बे में आयल बानी, ना तब हम आयल बम्बई बानी। में काबा ना तब बम्बई में काबा बोला। हाँ? हम सब अपने अपने हिस्सों के सपने, अपने अपने हिस्सों के शहर तलाशते रहें, और उस बीच ये भी याद रखें कि एक जमीन छोड़कर आए हैं। क्यों छोड़कर आए हैं, ये पूछते रहेंगे तो राह थोड़ी सी कम संशय भरी रहे, ऐसी उम्मीद है। मनोज वाजपेयी, अनुभव सिन्हा, डॉक्टर सागर, आप लोग इस बातचीत में जुड़े, लल्लन टॉप अड्डे पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भाषा के विद्यार्थी के तौर पर शुक्रिया कि आप लोग ये पहल कर रहे हैं। और मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कि एक रोज कंप्यूटर खोलूं, इंटरनेट खोलूं और ऐसे पॉपअप हो, मनोज वाजपेयी कॉन्सर्ट टिकट बुकिंग इधर पर, क्यूरेटेड बाय अनुभव सिन्हा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोग। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।